मैंने आई थिंक मेटालिक बोला, आई मीन आपके पास दो वुडन सेमी सर्कल्स हैं जिनके बीच में गैप है। तो पहले मैं सोचता हूं कि आइस को अगर मैं -12 डिग्री सेल्सियस से दिस आइस लेके जाऊं आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूं ये एंड ऊपर जाएगा जब टेम्परेचर कम होता है, यानी कि ओवरऑल लेंथ जो है रॉड की कम हो जाएगी। ठीक है, विड्थ जो आपकी 2 है और हाइट 10 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं वर्क डन इन बीसी, क्या बोला था मैंने, विड्थ 2 हाइट 10। फिर उसको इनिशियल स्टेट पे ले आता है, फाइनली आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। आपसे पूछा गया है इस पूरे प्रोसेस में नेट वर्क डन कितना आने वाला है। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे साथ 900 सवाल सीरीज के नए वीडियो में। इस बार मैं बात करने वाला हूं फिजिक्स ऑफ हीट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। फिजिक्स ऑफ हीट से मेरा मतलब है पूरा, मतलब थर्मल स्ट्रेस, थर्मल एक्सपेंशन से लेके लास्ट तक आपका लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर सब कुछ इंक्लूड कर लिया हमने। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इनफैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने लिया हुआ है थर्मल स्ट्रेस पे ही। इनफैक्ट आप नोटिस करो जो पार्ट मैंने अंडरलाइन कर रखा था वो इंटरेस्टिंग है। क्या हो रहा है इसके अंदर, आपके पास एक मेटालिक रिंग है दो हाफ्स में, देखो एक ऊपर वाला सेमी सर्कल है एक नीचे वाला, दो सेमी सर्कल्स है। मैंने आई थिंक मेटालिक बोला, आई मीन आपके पास दो वुडन सेमी सर्कल्स हैं जिनके बीच में गैप है, और वो जो वुडन सेमी सर्कल्स हैं उनको जोड़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, उनके ऊपर एक मेटालिक रिंग लगा रहा हूं, वो ये वाली जो डॉट डॉट दिखा रखी है। कैसे ज्वाइन करेंगे, देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो मेटालिक रिंग है ये डॉट डॉट वाली, उसकी लेंथ 2πr से कम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले मेटालिक रिंग को हीट किया, वो एक्सपैंड हो गई, हमने चढ़ा दिया उसको अपने वुडन वाले दो सेमी सर्कल्स के ऊपर, और फिर उसको कूल होने दिया। कूल होने देंगे तो वापस से सिकुड़ना चाहेगी, कंट्रैक्ट होना चाहेगी, लेकिन वुडन वाले सेमी सर्कल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगी, तो एक स्ट्रेस में आ जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, मेटल को पहले हीट किया, चढ़ा दिया इसके ऊपर, फिर मेटल को कोल्ड कूल होने दिया, तो फिर मेटल वापस आना चाहेगा अपनी लेंथ पे, लेकिन ये इसकी वजह से वापस आ नहीं पाएगा, इसलिए वो दोनों वुडन पार्ट्स को ऐसे एक दूसरे के साथ पुश कर रहा हो। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि जो दोनों वुडन पार्ट्स एक दूसरे को पुश कर रहे होंगे वो किस फोर्स से पुश कर रहे होंगे। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूं। लेट्स से ये जो डायग्राम है अपर हाफ लोअर हाफ, लेट्स से मैं अपर हाफ का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, और अपर हाफ के फ्री बॉडी डायग्राम में ध्यान दो, एक तो ये आपका वुडन वाला सेमी सर्कल आ रहा है, ठीक है ये वाला, और इसके ऊपर मैं दिखा रहा हूं जो आपकी मेटालिक रिंग है उसका हाफ पार्ट। ठीक है, तो मेरा मतलब ये भाई, ये मेटालिक है और ये वुडन है। कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, कैसी फोर्सेस डेवलप होंगी इसके अंदर। ऑब्वियसली जो वुडन वाला सेमी सर्कल है उन दोनों पार्ट्स को तुम आपस में पुश कर रहे हो, तो वो दोनों पार्ट्स भी एक दूसरे को आपस में पुश अपार्ट ही कर रहे होंगे, यानी उसमें तो पुशिंग फोर्सेस डेवलप हुई होंगी। यानी वुडन पार्ट जो है नीचे वाला इसको ऊपर वाले को कुछ पुश कर रहा होगा, लेट्स से फोर्स F से, और मेटालिक F समझ रहे हो ना कहां पे, जहां पे कॉन्टैक्ट आ रहा है बेटा। ठीक है, दो सेमी सर्कल जहां कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं वहां पे फोर्स लग रहा है। और मेटल में क्या होगा, मेटल जो है एक्चुअली अपनी नेचुरल लेंथ से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि आप ध्यान दो उसकी नेचुरल लेंथ तो 2πr से कम है, आपने उसको 2πr बना दिया जबरदस्ती, तो अपनी नेचुरल लेंथ से ज्यादा पे है वो। यानी मेटल के अंदर जो है ना स्ट्रेचिंग हो रखी है, उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा, तो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होंगी वो मैं दिखाने वाला हूं। देखो फोर्स होती है स्ट्रेस इनटू एरिया, तो मैं लिख देता हूं, बिल्कुल फोर्स होती है स्ट्रेस इनटू एरिया, तो यहाँ पे जो फोर्स है ना उसको लिख देता हूं, देखो स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया, सिग्मा मेरा स्ट्रेस। देख रहे हो आप, ऊपर की तरफ दो फोर्स है 2F, नीचे की तरफ दो फोर्स है सिग्मा S। इक्विलिब्रियम कर दें, मैं बोल सकता हूं 2 इंटू एफ इज सेम एज 2 इंटू सिग्मा S। यहां से देखिए F की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू S। थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हम जानते हैं होती है Y इंटू थर्मल स्ट्रेन, और थर्मल स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी, तो Y अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय S। ये आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शंस देखूं तो मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब क्या आपको बोल रहा है कि एक बीकर है जिसमें कुछ वॉल्यूम मरकरी की हमने फिल कर रखी है, तो ऐसा मान लेते हैं ये सिचुएशन, देखो सी ये बीकर है और ये आपका मरकरी, कुछ डेटा अपने को गिवन है, देखो बीकर का वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। नाउ आपको बोला जाता है कि जो अनफिल्ड वॉल्यूम, सी दिस इज द अनफिल्ड वॉल्यूम, अनफिल्ड मतलब जो वॉल्यूम खाली रह गई बेटा, और अनफिल्ड वॉल्यूम को मैं x लिखने वाला हूं। क्या मैं बोल सकता हूं अनफिल्ड वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं, अनफिल्ड वॉल्यूम होगी वॉल्यूम ऑफ द बीकर
माइनस वॉल्यूम ऑफ द मरकरी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो अनफिल्ड वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि इसमें चेंज नहीं होता, व्हिच मींस आई कैन से डेल्टा एक्स इज 0। लेकिन डेल्टा एक्स कैसे आएगा? डेल्टा वॉल्यूम ऑफ बीकर माइनस डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मरकरी। वॉल्यूम ऑफ बीकर में कितना चेंज होता है हम जानते हैं थर्मल एक्सपेंशन इक्वेशन से, पता है ना भाई तुम्हें, डेल्टा एल होता है अल्फा एल डेल्टा टी। तो ऐसे लिख सकते हो ना, डेल्टा वॉल्यूम होता है नॉट अल्फा गामा वॉल्यूम डेल्टा टी। मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, आ जाएगी गामा फॉर बीकर इंटू वॉल्यूम फॉर बीकर इंटू डेल्टा टी। मैं डेल्टा टी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। माइनस दूसरी टर्म में क्या आएगा, गामा फॉर मरकरी इंटू वॉल्यूम फॉर मरकरी इंटू डेल्टा टी। वही डेल्टा टी मैं ऑलरेडी कैंसिल कर चुका। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम फॉर मरकरी, ठीक है, वेयर ये देखो यहाँ पे जो लिखा है ना गामा, ये एक्चुअली मिसप्रिंट है बेटा, वो पूछना चाहता है वॉल्यूम फॉर मरकरी इज क्लोज टू, क्या आएगा यहाँ पे देख लेते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे दिखाई देता है वॉल्यूम फॉर मरकरी विल बी सेम एज वॉल्यूम फॉर बीकर इनटू गामा फॉर बीकर बाय गामा फॉर मरकरी। इनका वैल्यू रख देते हैं भाई, देखो वॉल्यूम फॉर बीकर इज 500, गामा बीकर बाय मरकरी, देखो बीकर इधर है मरकरी इधर है, मैं रेशियो ले रहा हूं तो रेशियो लिख के लिख देता हूं मैं 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। वेरीफाई कर सकते हो, मैं सही बोल रहा हूं क्योंकि देखो यहाँ पे 6 इंटू 10 डिवाइड बाय 10, इनका रेशियो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 आने वाला है। सॉल्व करो, ये 100 कैंसिल कर देते हैं तो 5 इंटू 4 20 सीसी आंसर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आपके पास कुछ हीट एनर्जी दी जाती है आइस के एक सैंपल को जिसका मास गिवन है, डेटा आपको गिवन है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस भी गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, तो क्या आइस पूरी मेल्ट हो जाएगी या कुछ पार्ट आइस रहेगा कुछ पार्ट वाटर रहेगा, ये हमें डिसाइड करना। कैसे डिसाइड करेंगे? बहुत सिंपल है भाई, देखो मास ऑफ आइस इज गिवन टू यू 0.6 kg, लेटेंट हीट आपको गिवन है 336 किलो जूल्स पर केजी। ये सब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लेटेंट हीट तो वहां पे दिया ही हुआ है ऑलरेडी ऐसे यूनिट्स में, और स्पेसिफिक हीट भी गिवन है। ये भी देखो इनिशियली आइस का टेम्परेचर है -12 डिग्री सेल्सियस। तो पहले मैं सोचना चाहता हूं कि जो हमने हीट सप्लाई की है क्या वो इनफ है आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने के लिए। देखो ये हीट आपने सप्लाई किया ना, तो पहले मैं सोचता हूं कि आइस को अगर मैं -12 डिग्री सेल्सियस से दिस आइस लेके जाऊं आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है? लगा देते हैं mc डेल्टा टी, मास स्पेसिफिक हीट चेंज इन टेम्परेचर। तो मास स्पेसिफिक हीट, देखो स्पेसिफिक हीट है कुछ 2222.3 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 12। ये वैल्यू जूल्स में आ रही है। आप आराम से कैलकुलेशन के बाद इसको वेरीफाई कर सकते हैं बेटा कि ये नियरली आ जाएगा कुछ मेरे ख्याल से 16 किलो जूल्स। ठीक है, आराम से इसको वेरीफाई कर लेना कैलकुलेशन से, क्लोज टू 16 किलो जूल से आ रहा होगा। अगर ये 16 किलो जूल्स है और तुमने सप्लाई किया था 184 किलो जूल्स, तो अभी तो बहुत सारा बच गया ना तुम्हारे पास। कितना बच गया? 184 माइनस 16 यानी कि 168 किलो जूल्स अभी भी आपके पास एक्स्ट्रा। इससे अब आइस मेल्ट होने वाली है, आइस 0 डिग्री पे आ गई। अब आइस जो इससे मेल्ट भी होगी, कितनी मेल्ट होगी? एक चीज देखो, जेई ने बहुत अच्छे वैल्यूज दिए हैं, क्योंकि जो 168 है क्या तुम नोटिस कर रहे हो एग्जैक्टली इसका हाफ है 336 का। 1 केजी को मेल्ट करने के लिए 336 किलो जूल चाहिए होते हैं, एग्जैक्टली हाफ वैल्यू यहां बच रही है, तो एग्जैक्टली हाफ ही मेल्ट होगा ना। वैसे अगर तुम्हें बात नहीं समझ में बेटा, मान लो x केजी मेल्ट हो गया, कैसे निकालूंगा? मैं बोलूंगा Q इक्वल टू ml, कितनी हीट बची हुई तुम्हारी? 168 किलो जूल्स। मास तुम्हें निकालना है, लेटेंट हीट की वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर लोगे। तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर यहां से मैं सॉल्व करूं ये भी 10 टू पावर 3, तो दिख रहा होगा यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 0.5 kg यानी कि 500 ग्राम। इतना मास आइस का मेल्ट हो जाएगा। शुरुआत में कितना था आइस का मास? शुरुआत में था 600 ग्राम। 600 में से 500 मेल्ट हो गया, यानी कि फाइनली आपके पास क्या बचेगा? आपके पास 100 ग्राम आइस बचेगा। ठीक है, 600 में से 500 मेल्ट हुआ है ना, और 500 ग्राम वाटर बचेगा। और ऑब्वियसली आइस और वाटर का कॉमन टेम्परेचर यहां पर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शंस देख लो, देखो बोला है फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज करेक्ट।
और बाकी ऑप्शंस में से देखें तो अगर आप डी ऑप्शन देखें, फाइनल सिस्टम विल हैव आइस एंड वाटर इन द रेशियो 1:5, ये भी आपका करेक्ट है, तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आपको बोला है इसमें क्या है ना कि हमने एक तरह से फिर से थर्मल स्ट्रेस और इलास्टिसिटी को मिक्स कर दिया। आपको क्या बोला है कि एक रॉड है, पहले सस्पेंड करते हैं, इस रॉड को हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो देखो अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इसके अंदर थोड़ा सा कंट्रैक्शन आ जाएगा, इसकी लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, इसको कूल करने के बाद एक और मास से अटैच कर देते हैं ताकि फिर से इसकी लेंथ वापस आ जाए। मतलब क्या होगा, देखो मैं बोलना चाह रहा हूं कि पहले इस लेंथ पे थी, टेम्परेचर कम हुआ, उस वजह से ये लेंथ जो है कम हो जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजेस। ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं ये एंड ऊपर जाएगा जब टेम्परेचर कम होता है, यानी कि ओवरऑल लेंथ जो है रॉड की कम हो जाएगी। लेकिन फिर आप क्या करते हैं, आप फिर इसके साथ एक मास अटैच कर देते हैं जिससे वापस आ जाता है। ये वापस कब आ जाएगा, जब आपने एक मास इसके साथ अटैच कर दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पहले जो कमी हुई होगी टेम्परेचर की वजह से, उतना ही ये वापस आ गया होगा, फोर्सेस फाइनली जो है रॉड इक्विलिब्रियम में और आ चुकी होगी। पहले कितनी कमी हुई होगी वो कैसे निकालो, हमें पता है ना, अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये थर्मल स्ट्रेन होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यंग्स मॉडुलस से, ये थर्मल स्ट्रेस होता है। और फाइनली जो mg की वजह से, जो एक्स्ट्रा मास की वजह से स्ट्रेस आ रहा था, वो कितना होगा, वो होगा mg डिवाइड बाय एरिया। बेसिकली मैं बोल रहा हूं पहले जो इसमें डिक्रीज हुआ होगा y अल्फा डेल्टा टी की वजह से, उसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है, और अब जो mg की वजह से आ रहा है, वो दोनों को बैलेंस करो। क्वेश्चन में आपसे m की वैल्यू पूछ रहा है, m की वैल्यू सॉल्व कर लें, आप देख सकते हैं आ जाएगा sy अल्फा डेल्टा t ओवर g। वैल्यूज पुट करो, देखो s की वैल्यू दी हुई है आपको, लेट्स सी 2 into 10 to power 11, ठीक है, दिस इज 2 into 10 to power 11, सॉरी s नहीं, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बोल रहा हूं। s तो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख जाएगा, देखो यहाँ पे 3 into 10 to power -6। अल्फा की वैल्यू डालते हैं, अल्फा इज 2 into 10 to power -5, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। टेम्परेचर का चेंज है आपका 50 डिग्री डिवाइड बाय जी आपका 50, तो ऐसे करते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं, जी को मैंने 50 नहीं 10 लिखना था, और एक जीरो मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, कैलकुलेशन करके देखते हैं, मुझे दिख रहा है सिंपल है, 11, ये तो कैंसिल हो गया भाई, और फिर क्या है, 6 2 12, 12 इंटू 5 60, दैट शुड बी द आंसर। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से था, तुम समझ गए होगे इक्वेशन मैंने कैसे लिखी है। पहले थर्मल स्ट्रेस और बाद में जो स्ट्रेस आ रहा था वो mg की वजह से, दोनों को मैंने बराबर कर दिया, बेसिकली दोनों इफेक्टिवली एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखो, हीट ट्रांसफर थर्मल कंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और हम लोग जानते हैं जब भी थर्मल कंडक्शन के प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हीट ट्रांसफर की इक्वेशंस है उनका पैरेलल एनालॉजी है इलेक्ट्रिकल करंट, और वही सारी मैथ्स हम यूज कर लेते हैं, ओम्स लॉ का यूज कर लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है, जहां पे हम ओम्स लॉ में बोलते हैं पोटेंशियल इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, अब क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू थर्मल करंट, इस बार इलेक्ट्रिक करंट नहीं थर्मल करंट की बात कर रहे हैं, और ऐसे यहां पे थर्मल रेजिस्टेंस लिख लें। ध्यान दो, रेजिस्टेंस जो है किसी एक सेक्शन की उसकी लेंथ के प्रोपोर्शन होती है। इसका मतलब क्या है, अगर ये जो L/2 सेक्शन का लेंथ का सेक्शन है, इसकी लेंथ में, इसकी रेजिस्टेंस में मान लो x, तो ये वाला जो है सेम लेंथ है ना, x ही होगी, बीच में डबल लेंथ है तो बीच में रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी 2x। ऊपर जो पैरेलल में आ रहा है, नोटिस करो, ऊपर जो पैरेलल में आ रहा है उसकी लेंथ है 3L/2, यानी से 3 टाइम्स ज्यादा, तो ऊपर वाले की रेजिस्टेंस भी हो जाएगी 3x। मतलब रेजिस्टेंस के टर्म्स में अगर मैं देखूं तो तुम्हारा डायग्राम कुछ इस तरीके का है, देखो पहले x है, फिर 2x है, फिर x है, और यहां पैरेलल में लगा हुआ है 3x। मैं यूज करने वाला हूं ओम्स लॉ, लगाने वाला हूं, 2 बार लगाऊंगा, एक बार a से b के बीच में और एक बार p से q के बीच में। हमें रियलाइज करना है जो करंट a से b जा रहा है वही टोटल करंट 2 भाग में डिवाइड होके, बट वही टोटल करंट p से q में जा रहा है। तो पहले मैं a से b के लिए लिख देता हूं, देखो मैं लिखूंगा A से B के लिए टेम्परेचर डिफरेंस है 120, देखिए ये इक्वेशन लिख रहा हूं, इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस फ्रॉम A टू B।
और कितनी रेजिस्टेंस ए से बी की, क्या मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस है ए से बी की, देखो कैलकुलेट करिए, x प्लस एक्स प्लस ये दोनों पैरेलल है ना, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो, 2x इंटू 3x डिवाइड बाय 2 प्लस 3x। कितना आता है भैया, दिख रहा है मुझे यहाँ 2 है, यहाँ 6/5 है, तो 2 प्लस 6/5 आई वॉन्ट टू से 16/5, ये 16/5x आ रहा हो। और नोटिस करो ये आपका P से Q वाला है, P से Q वाला तुम्हारा 6/5 आ रहा है, ठीक है, टोटल यहाँ पे आ रहा है 16/5, ये केवल 6/5 आ रहा है जो कि नेक्स्ट उसमें यूज होने वाला है। तो यहां मैं लिख देता हूं I इंटू 16/5x। नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखूंगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस तुम्हें निकालना है P से Q, डेल्टा T PQ इज सेम एज I RPQ। और RPQ कितना है, हमने देखा था ना, RPQ है 6x/5। तो क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूं ना? देखो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करोगे तो कॉमन टर्म्स देखो कैंसिल कर दो, I 6/5 कुछ कैंसिल करो, तुम यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल्टा T PQ डिवाइड बाय 120। दूसरी साइड देखिएगा क्या क्या बचेगा, x/5 मैं कैंसिल कर रहा हूं तो बच जाएगा ना 6/16 विच इज सेम एज 3/8। और इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखिए 3/8 है तो 8 का फैक्टर मेरे ख्याल से 15 से कैंसिल हो जाता है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है 15 टाइम्स 3, डेल्टा टी जो रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू आनी चाहिए 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में। एज यूजुअल तो तुम सबको आता है, बस इतना ही करना है कि जहां पे भी थर्मल, जहां पे भी आपके रॉड्स आ रही है जिनसे कंडक्शन हो रहा है उनको थर्मल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें और ओम्स लॉ लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इस बार आपके पास एक पीवी डायग्राम है, आपको बोला हुआ है कि देयर इज अ रियल गैस, मतलब आप आइडियल गैस इक्वेशन इसमें नहीं मान सकते हो। क्लोज चेंबर में 27 डिग्री सेल्सियस, देखो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन नहीं मान सकते, मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं मान सकते, लेकिन स्टिल आपको रियलाइज करना है कि वर्क डन तो अभी भी पीडीवी होगा किसी भी क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस में, जो कि हमारी अजम्पशन रहती है, जब तक कि क्वेश्चन बोलता नहीं हम मानते क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस है। बोल रहा है इट इज अंडरगोइंग साइक्लिक प्रोसेस, और ये जो पार्ट है ए से बी जो कर्व है उसमें बोल रहा है कि गैस की इक्वेशन है पीवी क्यूब इक्वल टू आरटी। आपसे पूछा जा रहा है इस पूरे कंप्लीट साइकिल में वर्क डन कितना होगा। तो 3 पार्ट्स है ना भाई साइकिल के, एक तो ए से बी, एक बी से सी और एक सी से ए। तो तीनों पार्ट्स को देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को बाद में देखेंगे, पहले सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट तो इजी है ना, सेकंड पार्ट में अगर ये ऐसे जा रहा है तो कितना वर्क डन होना है, एक तो नेगेटिव वर्क डन होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा ये एरिया। तुम्हें दिख रहा होगा डायग्राम से ये एरिया कितना आ रहा है। बेटा ये विड्थ 2 है, ठीक है, विड्थ जो आपकी 2 है और हाइट 10 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं वर्क डन इन बीसी, जो सेकंड पार्ट है हमारा, वर्क डन इन बीसी क्या बोला था मैंने, विड्थ 2 हाइट 10, तो -20 जूल्स, 10 इंटू 2 नेगेटिव ले लिया। सी से ए में वर्क डन कितना भाई, सी से ए तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसमें वर्क डन है 0 जूल्स। अब बस ए से बी बच गया, ए से बी में अपनी इंटीग्रेशन कर देता हूं, ए से बी में वर्क डन होने वाला है इंटीग्रेशन पी डीवी, पी की वैल्यू इस इक्वेशन से उठाओ तो देगी आर टी बाय वी क्यूब इंटू डीवी। टेम्परेचर के बारे में देखें, कुछ हमें गिवन है, यहाँ पे बोल रहा है देखो टेम्परेचर भी गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। आर टी को कॉमन बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन कर दो, 1 बाय वी क्यूब डीवी का इंटीग्रेशन भाई हो जाएगा मेरे ख्याल से v का पावर -2 बाय -2। लिमिट्स लगा देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट्स क्या लगानी है, लिमिट्स लगानी है मेरे को, ए से बी जा रहे हैं ना, तो देखिए फाइनल आपकी वॉल्यूम हो जाती है 4 और इनिशियल वॉल्यूम थी आपकी 2, तो लिमिट्स में आप जाएंगे 4 से लेके, सॉरी नॉट 4 से लेके 2 से लेके 4। लिमिट्स लगा के कैलकुलेशन करके देखते हैं, देखो आर की वैल्यू भी 8 दी हुई है, तो कैलकुलेशन करूंगा तो आएगा 8, ध्यान देना कैलकुलेशंस पे, आर टी, टी इज 300 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, अंदर माइनस साइन है, तो मैं क्या करता हूँ इसको प्लस कर देता हूँ और लिमिट्स को उल्टा कर देता हूँ, मतलब कि इसको मैं कर देता हूँ 4 और इसको कर देता हूँ 2, विच मीन्स अंदर आ जाएगा मेरे पास ये जो 2 है +2 तो बाहर निकाल लेते हैं, अंदर आ जाएगा पहले अपर लिमिट यानी 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 माइनस 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16, ये आने वाला कितना हो जाता है भाई, ये मेरे ख्याल से ये तो हो जाए 4, फिर यहाँ आ रहा है 3/16, तो मुझे दिख रहा है 1200 इंटू 3/16 आ जाना चाहिए, जिसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स अगर हम कैंसिल करें तो मुझे दिखता है, सॉरी क्या कर रहा था मैं, हाँ 300
कॉमन फैक्टर्स में कैंसिल करूं तो दिस इज 75 into 3 is 225, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 225 जूल्स, ये 225 जूल्स आ रहा है, और उससे पहले -20 जूल्स बीसी में आ चुका था, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा प्लस 225 माइनस 20 205 जूल्स। दैट मींस अगर मैं ऑप्शन देख रहा हूं तो भाई लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, बस इसमें कभी कभी बच्चों को लगता है यार रियल गैस है क्या करना है, लेकिन ध्यान देना तुम्हें कि केवल वर्क डन की बात कर रहा है, आपसे कोई गैस इक्वेशन पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि भाई पीवी इक्वल टू एनआरटी लिए तो क्या होगा, आपको केवल वर्क डन लगाना है, और वर्क डन तो अभी भी होने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से हमें पीवी डायग्राम दिया हुआ है, इस बार आई थिंक वो पूछ रहा है कि क्या पूछ, लेट्स सी, पूछ रहा है सैंपल ऑफ, ठीक है। देखो ये जो डिफरेंट पार्ट्स है ए से बी, बी से सी, सी से डी, उनमें कुछ इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है। देखो यहां बोल रहा है ए से बी में इट एब्जॉर्ब्स, जब सिस्टम को हीट मिलती है तो हम क्यू को पॉजिटिव लिखते हैं, तो क्यू ए बी गिवन है अपने को +40, और क्या गिवन है, नो हीट ड्यूरिंग बीसी, क्यू बीसी गिवन है 0, और क्या है, और देखो रिजेक्ट्स, जब सिस्टम से हीट ली जाती है तो उसको क्यू को नेगेटिव लिख देते हैं, तो क्यू सी ए इज -60, और आपसे बोल रहा है कि देयर इज अ वर्क ऑफ 50 जूल्स इज डन ड्यूरिंग द पार्ट बीसी, बीसी में वर्क होता है 50 जूल्स, कौन सा वर्क, 50 जूल्स इज वर्क डन ऑन द गैस, नॉट बाय द गैस, इट इज वर्क डन ऑन द गैस। ऑन द गैस अगर 50 है तो वर्क डन बाय द गैस -50 होगा। बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिजिक्स में फर्स्ट लॉ में हम वर्क डन बाय द सिस्टम लिख रहे होते हैं, तो हमारी कन्वेंशन की वजह से वर्क डन बाय द गैस लिखना है, तो वह -50 आने वाला है। अब क्या पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी कुछ दी हुई है, आपसे पूछ रहा है वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पार्ट सी ए, सी ए में वर्क डन कितना होगा। ध्यान दो, यहां पे नोटिस करो, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में, पूरे साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा 0 होती है। दैनिक में लिख सकता हूं किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में Q फॉर द साइकिल इज सेम एज W फॉर द साइकिल, जितना भी Q नेट है उतना ही वर्क डन नेट होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा U 0 है। इस साइकिल में देखो Q कितना होगा, Q होगा तीनों का सम, तीनों पार्ट्स दिए हुए ना, और तीनों का सम कितना है 40 0 -60, ये साइड हो जाएगी -20। राइट हैंड साइड देखें, ए से बी, नोटिस करो ए से बी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कोई भी वर्क डन नहीं होगा, तो राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म 0 आएगी। बी से सी, बी से सी आपको दिया हुआ है तो सेकंड टर्म आपकी आएगी -50। सी से तुम्हें निकालना है तो वो आपका एक अननोन है WC है, सॉल्व कर लो, दिख रहा होगा WC आ जाएगा 50 - 20, 30 जूल्स इज द करेक्ट आंसर। ये गलती से हमने दोनों ऑप्शन सेम दे दिया है, बट आंसर होगा बेटा 30 जूल्स। ठीक है जी, चल रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है इसमें, वो भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए। हमें रियलाइज करना है कि पूरे साइकिल में तो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता नहीं, तो Q और W बराबर। नेक्स्ट देखो, फिर से पीवी डायग्राम दिया हुआ है, आपको बोला है कि पहले एक गैस है 1 मोल है गैस का, इसको हम एक्सपैंड होने देते हैं ए से बी, आइसोथर्मल प्रोसेस है। फिर उसके बाद यहां पे आइसोकोरिक वे में, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए इसको कूल करते हैं। देखो यहां बोल रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग टिल द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/4। फिर उसको इनिशियल स्टेट पे ले आते हैं, फाइनली आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। आपसे पूछा गया है इस पूरे प्रोसेस में नेट वर्क डन कितना आने वाला है, तो मैं ऐसे ही करने वाला हूं, एक एक स्टेप में वर्क डन कैलकुलेट करूंगा, फाइनली ऐड कर देंगे। ए से बी आइसोथर्मल है, मुझे पता है आइसोथर्मल का फॉर्मूला, लगा देता हूं डायरेक्टली। मैं बोलूंगा आइसोथर्मल है ए से बी, तो nRT, और याद करो नंबर ऑफ मोल 1 है, RT ln ऑफ इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर, देख रहे हैं PI/2, तो यहां पे देगा ln ऑफ 2 आइसोथर्मल का। बी से सी, बी से सी में तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी वर्क डन बाय इन बी से सी इज 0। सी से ए एडियाबैटिक है एक्सक्यूज मी, और एडियाबैटिक में हम लगा देते हैं ना फॉर्मूला NR डेल्टा टी, डेल्टा टी। ध्यान दो, अगर इधर टेम्परेचर है तुम्हारा T, इधर भी टेम्परेचर T आएगा क्योंकि तो आइसोथर्मल है, लेकिन यहां पे टेम्परेचर बेटा होने वाला है T/2, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट से आता है। वो तुम्हें दिख रहा होगा यहां P1 × V1, और यहां पे क्या दिख रहा है P1/4 × 2V1, तो हाफ आ रहा है ना प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम का, इसलिए टेम्परेचर भी हाफ हो गया होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं NR डेल्टा टी, तो 1R चेंज इन टेम्परेचर, देखो चेंज इन टेम्परेचर तुम्हारा T - T/2,
डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, और गामा क्योंकि ये है अपनी एक बोला है कहीं पे मोनोटॉमिक गैस, कहीं पे बोला भाई 1 मोल, अच्छा तो आरटी के टर्म्स में, अच्छा गामा के टर्म्स में हमें निकाला, गामा की वैल्यू डालनी नहीं है तो मैं गामा के टर्म्स में निकाल देता हूं आंसर 1 माइनस गामा। देख लो कितना हो जाता है, ऊपर t बाय 2 नीचे 1 माइनस गामा, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूं माइनस आर टी बाय 2 इंटू गामा माइनस। ये सारे टर्म्स को ऐड कर देते हैं, नेट वर्क डन आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा ये सारे टर्म्स को ऐड करेंगे तो जीरो ही है, इन दोनों में आर टी कॉमन आ रहा है, ऑप्शंस देखो आर टी कॉमन लेके क्या बचेगा वहां ln2 माइनस दिस, ऑब्वियसली द लास्ट ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन से रिलेटेड है। आपसे बोला है एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पीवी का पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है C, उसका रिलेशन पूछा है Cp और Cv के साथ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, किसी भी प्रोसेस में एक्चुअली किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हम लिख सकते हैं C इक्वल टू Cv प्लस R ओवर 1 माइनस n, जहां पे n क्या है, यही जो पावर है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वॉल्यूम की जो पावर आती है ना, वो ये n, यहां पे ये n नंबर ऑफ मोल्स है। ये इक्वेशन है, आपको Cp Cv और C में रिलेशन चाहिए, ठीक है, C तो दिया हुआ है, C भी है, Cp भी चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हो, R को लिख दो ना, क्या मैं लिख दूंगा R को Cp माइनस Cv, काम खत्म। अब ये इक्वेशन आपकी इन तीनों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज में, इसको रीअरेंज कर लें, सॉल्व करें, ऑप्शंस देखें तो सॉल्व करना में n के लिए, सॉल्व कर लो इसको n के लिए, मुझे दिख रहा है सॉल्व अगर मैं करना चाहूं तो ऐसा कुछ आएगा C माइनस Cv इक्वल टू Cp माइनस Cv बाय 1 माइनस n, यानी कि n की वैल्यू आने के लिए पहले 1 माइनस n निकाल लेते हैं, 1 माइनस n आ जाएगा Cp माइनस Cv डिवाइड बाय C माइनस Cv। अब इसको रीअरेंज करो, देखो इधर आ गया, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आने वाला, देखो अगर मैं एलसीएम ले लूं तो मुझे दिख रहा है ऊपर बच जाएगा C माइनस Cp, यानी कि n की वैल्यू आ रही होगी, वेरीफाई करें, ऊपर बच रहा होगा C माइनस Cp, जबकि नीचे है आपका C माइनस C। लुकिंग एट द ऑप्शंस आई कैन सी इट इज द सेकंड ऑप्शन, ये आपका आंसर होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, जो स्टैंडर्ड हम थ्योरी क्लास में भी कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है ए बी सी, ठीक है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस अलोंग द पाथ बी सी। जो बी से सी का पाथ है उसमें गैस का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो रहा है। सी बहुत सारे तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ शॉर्टकट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा एकदम बेसिक मेथड से करने वाला हूं, जो कोई भी बच्चा शायद कर दे उसको। कैसे मैं टेम्परेचर निकालना चाहूंगा, पहली बात तो मैं जानता हूं कि टेम्परेचर भी होता है P इंटू वी बाय NR। हमें सिर्फ ये देखना है टेम्परेचर मैक्सिमम कहां पे है, ठीक है, तो आप NRT को भी सोच सकते हैं, सी NRT, इसको एक मिनट के लिए Z इज P इंटू वी, जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा वहां पे Z भी मैक्सिमम होगा। क्या बोल सकते हैं हम Z के बारे में, देखो ये तो वॉल्यूम है, बट अबाउट प्रेशर, B से C हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, पक्का B से C की अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो प्रेशर और वॉल्यूम में एक लीनियर रिलेशन होगा, यानी कि क्या होगा, प्रेशर एक लीनियर फंक्शन होगा वॉल्यूम का, उस लीनियर फंक्शन को मैं एक बार और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली जहां पावर 1 थी वहां पावर अब 2 हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल मिला के एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाएगा V का, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाएगा V का। और फिर अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन आ चुका है, मैं जानना चाहता हूं मैक्सिमम कहां हो रहा है, बहुत सिंपल सा है, उसको डिफरेंशिएशन कर दो, मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट लगा दो, जहां वो मैक्सिमम हो रहा होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। यही मैं करने वाला हूं। क्या करना है, पहले प्रेशर का लीनियर फंक्शन लिखना है। मैं मान रहा हूं आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी आती है, मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं। देखो प्रेशर की इक्वेशन होनी चाहिए सी इनिशियल वैल्यू 3p0, उसके बाद स्लोप नोटिस करें कितना प्रेशर में चेंज है, तो स्लोप वाली टर्म लिखूंगा 2p0 बाय v0 इंटू v माइनस v0। जरूरी नहीं है इक्वेशन आप वैसे ही लिखें स्ट्रेट लाइन की, जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसा भी आपको अच्छा लगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मुझे दिख रहा है कि आएगा p0 5 माइनस 2 इंटू v बाय v0। ये प्रेशर आ गया, तो z क्या होगा, z में क्या है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, फिर मैक्सिमाइज करना है, इसको वॉल्यूम से और मल्टीप्लाई कर दो, यानी z की वैल्यू हो जाएगी pv, तो pv तुम्हारा हो जाने वाला भाई p0 इंटू 5 माइनस,
मैं देखो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों टर्म से वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो फर्स्ट टर्म में जाएगा 5v, नेक्स्ट में होगा 2v² बाय v0। कहां पर ये मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम ढूंढने के लिए मुझे बस डिफरेंशिएशन को 0 करना है, यही करते हैं। तो मैं करूं डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम 0। क्या देख पा रहे हैं उससे आंसर आ रहा है हमारा? क्या आएगा? देखो p0 तो कांस्टेंट है। फर्स्ट टर्म देखो 5 इंटू v, डिफरेंशिएशन के बाद बचेगा 5। नेक्स्ट टर्म देखें 2v² बाय v0, डिफरेंशिएशन के बाद बचेगा 4v बाय v0। इसका मतलब सॉल्व करके तुम्हें मिल रहा होगा v की वैल्यू 5 इंटू v0 बाय 4 या फिर 1.25 v0। और नोटिस करो ये जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में आ रही है। इस वॉल्यूम पे तुम्हारा टेम्परेचर मैक्सिमम होने वाला है। और कितना होगा? बस ये वॉल्यूम जो है यहां पर डाल दो, प्रेशर आ जाएगा और फिर z के लिए सॉल्व कर लो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो मैं बोलूंगा टेम्परेचर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए PV बाय NR करने वाले प्रेशर देख लीजिए पहले। अगर मैं वॉल्यूम की वैल्यू यहां डाल देता हूं तो देखो सेकंड टर्म में क्या बचेगा? 2 इंटू 5/4 यानी 5/2, 5 माइनस 5/2 मुझे दिख रहा है प्रेशर आने वाला है 5p0/2। और वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम आ रहा है 5v0/4। टेम्परेचर कैसे आता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम कर लिया, डिवाइड बाय NR। क्या आप ऑप्शंस देख पा रहे हैं? मुझे दिख रहा है 25/8। भाई 25/8 सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। इसमें बस एक चीज है सेकंड ऑप्शन में बेटा, n इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन ने 1 दे रखे हैं, मैंने n ले लिया। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब की बार आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देख लो आपको बोला हुआ है कि आरएमएस स्पीड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की होती है किसी टेम्परेचर पर सम नंबर इनटू v वेयर v इज द एवरेज स्पीड। तो मतलब आरएमएस और एवरेज में रिलेशन चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, तुम जानते हो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 8RT बाय पाई m0 वेयर m0 इज द मोलर मास। जबकि आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? आरएमएस में यहाँ पे 8 बाय पाई की जगह 3 आता है। क्या आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो दोनों को डिवाइड कर दें, कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। मैं देख पा रहा हूं कि वी आरएमएस डिवाइड बाय वी की वैल्यू मेरे पास आ रही है, नोटिस करना, रूट ऑफ 3π/8। बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन ने, ताकि आप न्यूमेरिकल आंसर निकाल सके, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पाई की वैल्यू को आपको 22/7 लेना है। पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं तो कितना बचता है? 3 इंटू 22/7 ओवर 8। कुछ कॉमन फैक्टर्स, एक ही कॉमन फैक्टर है ना, यहाँ 4, ये हो जाएगा 11, तो मेरे ख्याल से बच जाएगा रूट ऑफ 33/28। और इस फॉर्म में लिखना है 1 प्लस समथिंग, तो मुझे दिख ही रहा है ये आ रहा है 1 प्लस 5/28, इसका पावर हाफ। इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से x क्या होना चाहिए? x की वैल्यू होनी चाहिए 28 नॉट 8, 28, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। सीधा फॉर्मूला बेस्ड एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड का बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूं क्या बोल रहा है। बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास आइडल गैस है, एक पिस्टन है, सामने स्प्रिंग लगा हुआ है, यहां बाहर एटमॉस्फेयर भी है जो पिस्टन को पुश कर रहा हो। इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, इनिशियली स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन कंप्रेशन नहीं है, देखिए यहां लिखा है। अब क्या होता है, गैस को हीट करते हैं, गैस को हीट करते हैं तो गैस एक्सपैंड करेगी, गैस एक्सपैंड करेगी तो पिस्टन राइट में जाएगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा। कितना ये पिस्टन राइट जा रहा है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितना पिस्टन का एरिया, ये सारा डेटा आप देख सकते हो क्वेश्चन में गिवन है। पूछ क्या रहा है कि अगर इनिशियल टेम्परेचर मुझे पता है 300 केल्विन, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। बेटा देखने में हो सकता है तुम्हें, क्योंकि इतना सब कुछ लिखा हुआ है, मुश्किल लग रहा हो क्वेश्चन, बट एक्चुअली बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। फिर से वही, टेम्परेचर इज PV/NR। तो अगर मैं जानता हूं टेम्परेचर पे कितना इफेक्ट हुआ होगा, मैं ये सोच सकता हूं प्रेशर और वॉल्यूम पे कितना इफेक्ट हुआ होगा, जो कि बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। कितना होगा फाइनल वॉल्यूम? क्या मैं लिख सकता हूं इनिशियल वॉल्यूम प्लस जितना अमाउंट से एक्सपैंड हुआ, कितना अमाउंट से एक्सपैंड हुआ। अगर इसका एरिया A है और ये राइट में जाता है X से, तो डू यू एग्री कि जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया होगा वो होगा एरिया इंटू एक्स। वैल्यूज डाल दो, तो ये वैल्यू आप देख सकते हो, मैं कैलकुलेशन जल्दी से करने वाला हूं। वैल्यूज डाल के आप वेरीफाई कर सकते हो, ये आने वाला है 3.2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन पहले से कर चुका हूं।
प्रेशर के बारे में देखो, क्या मैं बोल सकता हूं फाइनल प्रेशर निकालने के लिए, फाइनली जो गैस का प्रेशर है किससे बैलेंस हो रहा होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया से। फाइनल प्रेशर होने वाला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस के एक्स डिवाइड बाय एरिया। नोटिस करो क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, सब क्वेश्चन में गिवन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, एक्स कितना है, एरिया कितना है, सब गिवन है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं जल्दी से दिखा देता हूं। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, के स्प्रिंग कांस्टेंट, देखो ये रहा स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स की वैल्यू दी है 0.1 मीटर, एरिया की वैल्यू दी है आपको 8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज डाल के वेरीफाई कर सकते हो बेटा ये 2 × 10⁵ आ रहा होगा ऐसा यूनिट्स में, यानी कि इनिशियल वैल्यू से डबल हो गया हो। वॉल्यूम प्रेशर में अगर मुझे इफेक्ट पता है तो यहां से मैं ऑब्वियसली टेम्परेचर में इफेक्ट निकाल सकता हूं। क्लियरली आई कैन से फाइनल टेम्परेचर बाय इनिशियल टेम्परेचर इज सेम एज P फाइनल V फाइनल बाय P इनिशियल V इनिशियल। कितना आएगा रेशो, एक तो प्रेशर का रेशो तो मुझे दिख ही रहा है, प्रेशर का रेशो तो डबल हो चुका है, फाइनल प्रेशर इज डबल ऑफ इनिशियल। व्हाट अबाउट वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम में आ रहा है 3.2, 10⁻³ कैंसिल है, और इनिशियल वॉल्यूम में देख रहा आ रहा था 2.4। कॉमन फैक्टर्स कैंसिल कर दे तो कितना आ जाएगा, 2 × 4/3, 8/3 आ रहा होगा। और इनिशियल टेम्परेचर याद रखो तुम्हारा 300 केल्विन है, ये 300 केल्विन है, ये 3 कैंसिल हो रहा है, दिख रहा होगा तुम्हें फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है 800 केल्विन। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, 800 केल्विन मतलब ये। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में मेंस के लिए कि आप जो जेई मेन में जितना टाइम आपको मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उतने टाइम में इतनी सारी लाइंस को कैसे जल्दी से पढ़ेंगे, डरेंगे नहीं, और सारा मेन डेटा जो है उसको ध्यान में कैसे रखेंगे। मेंस के लिए यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन का है। फिजिक्स तो बहुत सिंपल है यहाँ पे, अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया, जैसे मैंने किसी को भी बच्चे को क्वेश्चन समझा दिया, उसके बाद मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एग्जाम में वहां पे क्वेश्चन को पढ़ना और समझना भी, एग्जाम आपको टेस्ट उसके ऊपर भी कर रहा है, कॉम्प्रिहेंशन भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, अच्छा बहुत ही सिंपल है, तो बस आपसे पूछा है गामा का रेशो मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक के लिए। हम लोग बहुत इजीली जानते हैं, सब लोगों को याद होगा, गामा 2/गामा 1। भाई लेट्स सी डायटॉमिक के लिए गामा कितना होता है, डायटॉमिक के लिए होता है ना 7/5, और मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है 5/3। यही रेशो पूछा है जरा। अच्छा गामा 1/गामा 2 पूछ रहा है, तो उल्टा पूछ रहा है, मैं ये निकाल देता हूं पहले। ये आ गया मेरा 21/25, तो गामा 1/गामा 2 मेरे ख्याल से हो जाएगा 25/21। सेकंड ऑप्शन आंसर है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपसे बोला है कुछ मास है 14 ग्राम नाइट्रोजन का, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स जो है इसके आप जानते हो 28 ग्राम होता है ना मोलर मास नाइट्रोजन का, तो नंबर ऑफ मोल्स में होंगे 0.5, हाफ मोल होगा, उससे 14 ग्राम आएगा। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा है कितना इसको हीट हम ट्रांसफर करें ताकि इसकी आरएमएस स्पीड जो मॉलिक्यूल्स की डबल हो जाए। और वहां पे बोला ना एक वेसल में है, यानी मैं मानूंगा कि इसकी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हम मेंटेन कर रहे हैं और बस इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं ताकि इसकी आरएमएस स्पीड डबल हो जाए। पहली बात मैं जानता हूं, अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं तो हीट कैसे निकाल सकते हैं, NCV डेल्टा T, क्योंकि नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है, नंबर ऑफ मोल्स आपका 0.5 आ चुका था। डायटोमिक गैस के लिए CV होता है 5R/2, तो 5R/2 इंटू डेल्टा T। और टेम्परेचर में कितना चेंज करोगे भाई, क्योंकि तुम्हें पता है आरएमएस स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो क्या तुम एग्री करते हो कि अगर मुझे आरएमएस स्पीड को डबल करना है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर को मुझे 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, √4 हो जाएगा 2, यानी टेम्परेचर इनिशियल वैल्यू से 4 टाइम्स हो गया होगा। इनिशियल वैल्यू कितनी थी केल्विन में, इनिशियल वैल्यू थी 300 केल्विन, तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू होगी 1200 केल्विन। यानी चेंज कितना हुआ डेल्टा T, देख रहे हो डेल्टा T हो गया होगा 1200 माइनस 300 900 केल्विन, यानी कि यहां पे आ जाएगा। तो भाई इस 0.5 को हाफ लिख लेता हूं, हाफ इंटू 5R/2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर को कर देते हैं 900। ये कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं 450 यहां से 225, तो 225 इंटू 5R मतलब कि आ रहा है 225 इंटू 5 इंटू R, और R की वैल्यू 8.32। ठीक है, आप देख सकते हैं रफली, देख रहा हूं यहाँ पे रफली आपका आ रहा होगा कुछ 10,000 के आसपास, ठीक है ना, क्योंकि दिस इंटू दिस रफली 10,000 के आसपास आ रहा होगा। मैं ऑप्शंस देखूं तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन है और पूछ रहा आपसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। बेटा आपने सुना ना मीन फ्री टाइम। मीन फ्री टाइम क्या होता है? दो कोलिजन्स के बीच में कितना ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है। फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली उसका इनवर्स है। फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकंड में कितने कोलिजन्स होंगे। मतलब बोल रहा हूं कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है तो डायरेक्ट रिलेशन है उसका, सॉरी इनवर्स रिलेशन है उसका मीन फ्री टाइम के साथ। आई कैन से कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज सेम एज 1 बाय मीन फ्री टाइम। क्या आपको याद है मीन फ्री टाइम का टेम्परेचर के साथ क्या डिपेंडेंस होता है? अगर आपको नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूं बेटा। मीन फ्री टाइम होता है, पूरा फॉर्मूला अगर याद रखना चाहते हो तो ये होता है 1/√2 पाई नंबर डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू आरएमएस एवरेज स्पीड। एक्चुअली तो एवरेज स्पीड में मैं लिख देता हूं यहाँ पे √8RT/πm0। मेन चीज ये है कि मीन फ्री टाइम में बेटा नीचे देखो रूट ऑफ टेम्परेचर आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी में तो उल्टा होगा ना 1/tau। तो क्या मैं बोल सकता हूं फ्रीक्वेंसी में रूट टेम्परेचर ऊपर आएगा। क्लियर है? और फ्रीक्वेंसी को Z बोल रहे हैं। Z जो है रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शन है। क्या बोला उसने? पहले टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन, फाइनली हो जाएगा 400 केल्विन। तो क्या मैं बोल सकता हूं भाई Z जो है तुम्हारा प्रोपोर्शन था रूट ऑफ 300 के। नया जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसको Z प्राइम बोल देते हैं। Z प्राइम होगा प्रोपोर्शन टू रूट ऑफ 400 के, रूट ऑफ टेम्परेचर। डिवाइड करते हैं, क्लियरली दिख रहा है मुझे Z प्राइम बाय Z इक्वल टू रूट के अंदर 4/3 यानी कि 2/√3। यानी नए Z की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन देख के लास्ट ऑप्शन। बच्चों कुछ हमने क्वेश्चंस यहां पे देखे हैं पूरे फिजिक्स ऑफ हीट से। कुछ रेडिएशन के क्वेश्चंस मैंने नहीं उठाए क्योंकि रेडिएशन के क्वेश्चंस जो आए हैं वो जनरली बहुत सिंपल हैं। मैंने ट्राई किया ऐसे क्वेश्चंस देने की जो कि थोड़े से डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू ज्यादातर क्वेश्चंस जो एकदम फॉर्मूला बेस्ड आते हैं उनसे। ऐसे क्वेश्चन देने की कोशिश की जो बच्चे एक्चुअली मुझसे डाउट में पूछते हैं। बच्चों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के सारे सवाल। कुछ नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज हमसे डिस्कस करेंगे। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।